Hello everyone, myself Pawan and I welcome all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम मोशन इन अ प्लेन इस चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम पहले स्केलर एंड वेक्टर्स का आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। फिर इसके अगले जो 4 से 5 लेक्चर होंगे उसमें हम स्केलर्स सिर्फ और सिर्फ स्केलर्स और वेक्टर पढ़ेंगे। इसमें आपको स्केलर के रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है सभी कंसेप्ट को क्लैरिफाई किया जाएगा और उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी कवर किए जाएंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्टाइल मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D ये कंसेप्ट देखेंगे। तो आज हमें सिर्फ और सिर्फ स्केलर और वेक्टर से इंट्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले देखिए स्केलर क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग ऑलरेडी समझा दिया है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो जो क्वांटिटी मेजरेबल होती है उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। मतलब मास हो गया, लेंथ हो गई, हाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई। तो ये जो क्वांटिटीज है ये सब मेजरेबल क्वांटिटीज है और जो क्वांटिटीज मेजरेबल होती है उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो ठीक है, तो जो अपने फिजिकल क्वांटिटीज है वो दो टाइप्स में डिवाइड होती है। एक रहती है स्केलर, दूसरी रहती है वेक्टर। तो पहले समझिए स्केलर क्या होता है और बाद में समझेंगे अपन कि वेक्टर्स क्या होता है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक पर्सन है, एक पर्सन का वेट फॉर एग्जांपल 60 kg है, ठीक है। एक पर्सन का वेट फॉर एग्जांपल 60 kg है। तो देखिए ये जो 60 है ये एक नंबर है और ये जो केजी है ये एक यूनिट है। तो इस पर्सन का वेट कितना है 60 kg। मतलब क्या, ये 60 और ये kg ने इस पर्सन के वेट को रिप्रेजेंट किया है। मतलब इस पर्सन का जो वेट है ये इस नंबर ने और यूनिट ने रिप्रेजेंट किया है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नंबर और ये यूनिट इस पर्सन के वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसेंशियल है, ठीक है। तो अगर हमें वेट क्लैरिफाई करना है तो वेट को सिर्फ और सिर्फ एक नंबर चाहिए और एक यूनिट चाहिए। तो वो नंबर और वो यूनिट वो उस वेट को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करेगा। तो जब कोई नंबर और यूनिट कंबाइन होते हैं तो हम उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो मतलब अगर हमें वेट को रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, दूसरे किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं। मान लीजिए इस पर्सन को फीवर है और उसका फीवर है फॉर एग्जांपल 102 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये जो 102 है ये नंबर है और ये जो फ़ारेनहाइट है ये यूनिट है। तो इस नंबर ने और इस यूनिट ने इस पर्सन के जो फीवर है उसे रिप्रेजेंट किया है। मतलब टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए और एक यूनिट चाहिए। हम किसी भी टेम्परेचर को इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो अगर हमें टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करना है या फिर वेट को रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, दूसरे किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए ये एक ए प्लेस है, दूसरा बी प्लेस है और इन दोनों में डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर। तो ये 20 और ये किलोमीटर ने क्या करा, ए और बी में जो डिस्टेंस है उसे रिप्रेजेंट किया। मतलब अगर हमें डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है और किसी क्वांटिटी की हमें जरूरत नहीं है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड इसेंशियल होता है, वैसी क्वांटिटी को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपनी, स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन हो जाएगी द फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, such a quantity is said to be scalar quantity. The physical quantities which have only magnitude, such a quantities is called स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो आई होप अभी आपको स्केलर का मीनिंग समझ में आ चुका है। और स्केलर का सिंपल मीनिंग ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है
और उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल लेंथ हो गई, अपनी लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। फॉर एग्जांपल अपना मास हो गया, राइट। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया। तो ये जो सब फिजिकल क्वांटिटीज है इन्हें हम स्केलर कहेंगे। तो आई होप अभी आपको स्केलर की कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुकी है। अब देखिए वेक्टर क्या है। अभी आपको स्केलर समझ में आ गया तो आपको वेक्टर भी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। डोंट वरी। देखिए मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए क्लास है, एक क्लास में चिंटू है, एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक का नाम चिंटू है, एक का नाम पिंटू है। ये अपना चिंटू हो गया, ये अपना पिंटू हो गया, ठीक है। तो क्या करा, चिंटू ने शरारत करी। ये जो चिंटू है इसने कुछ शरारत करी और टीचर का ध्यान चिंटू पे गया। तो टीचर, चिंटू ने शरारत करी, इसका मतलब क्या, टीचर सिर्फ और सिर्फ चिंटू को पनिशमेंट करेंगे, वो पिंटू को पनिशमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बेचारे पिंटू ने तो कुछ नहीं किया है। शरारत किसने की है? चिंटू ने की है। अगर टीचर पनिशमेंट दे रहा है तो किसे दे रहा है? चिंटू पे दे रहा है। इसका मतलब क्या, टीचर अपना फोर्स चिंटू पर अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर टीचर को मारना है तो टीचर किसे मारेंगे? चिंटू को। तो मतलब क्या, टीचर अपना फोर्स चिंटू पे अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। टीचर चिंटू को मारेगा, पिंटू को नहीं मारेगा, क्योंकि फोर्स चिंटू पर भी अप्लाई किया जा सकता है और फोर्स पिंटू पे भी अप्लाई किया जा सकता है। बट इसे हमें फोर्स अप्लाई करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए, तभी हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये जो फोर्स है ये अप्लाई हो रहा है और फोर्स अप्लाई करने के लिए हमें पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत होती है। उसे तो मैग्नीट्यूड होता ही होता है, बट अगर हमें किसी चीज पर फोर्स अप्लाई करना है तो हमें उसके लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। मतलब क्या, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे अप्लाई करने के लिए मैग्नीट्यूड भी इसेंशियल होता है और उसे अप्लाई करने के लिए डायरेक्शन भी इसेंशियल होती है। विदाउट डायरेक्शन हम फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते। मैं आपको एक और एग्जांपल क्लियर करके बता दूं। मान लीजिए अपने पास ये एक बंदा है, ठीक है। इस बंदे को दिल्ली से पुणे जाना है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। इस बंदे को दिल्ली से पुणे जाना है, तो ये बंदा दिल्ली से गोवा जाएगा क्या? मान लीजिए अपना गोवा इधर है, फॉर एग्जांपल। तो ये बंदा दिल्ली से गोवा जाएगा क्या? क्योंकि इसे दिल्ली से पुणे जाना है। और ये बंदा दिल्ली से गोवा जा सकता है कि नहीं? क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स है। इसे जिस डायरेक्शन में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कहां पर होगी? पुणे को होगी। तो इसके डायरेक्शन को या फिर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करे, तभी वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये जो बंदा है, अगर उसे दिल्ली टू पुणे जाना है तो वो दिल्ली टू गोवा नहीं जाएगा। तो मतलब अगर हमें कहीं पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, ठीक है। वैसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज का क्या हो जाएगा अपना डेफिनेशन? द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as the direction. Such a quantity is said to be vector. ठीक है, आराम से बोलना। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया अपना वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, फोर्स भी एक वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर मतलब क्या? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। वैसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वैसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर में क्या आता है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और एक्सेलरेशन। ये सब क्या है? अपने वेक्टर के एग्जांपल है। तो आई होप अभी आपको स्केलर भी समझ में आ चुका है और आपको वेक्टर भी समझ में आ चुका है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो।
चलिए अब देखिए, अभी स्केलर मतलब क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर मतलब क्या? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो मान लीजिए अपना करंट है, करंट जो है, करंट को मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट को मैग्नीट्यूड भी रहता है और करंट को डायरेक्शन भी रहती है, राइट। अभी ये जो करंट है, करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, बट करंट वेक्टर नहीं है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर है, प्रेशर जो है, प्रेशर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट प्रेशर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, तो वैसी क्वांटिटीज को हम क्या कहेंगे? वैसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर कहेंगे। बट करंट में तो मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, अपने प्रेशर में भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, तब अब तो ये फिर प्रेशर तो स्केलर में आ गया और करंट भी स्केलर में आ गया, ऐसा क्यों है? तो देखिए इसका रीजन है कि करंट जो है और प्रेशर जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जो ट्रायंगल लॉ है और जो पैरेललोग्राम लॉ है उन्हें फॉलो नहीं करते। तो वेक्टर मतलब क्या? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, जिसमें डायरेक्शन भी हो और जिसमें जो क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो करे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम बाद में देखेंगे, आराम से देखेंगे, हमें उसमें कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत। बट अभी आप समझो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, मतलब जो अपना ट्रायंगल लॉ है ऑफ वेक्टर एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ है ऑफ वेक्टर एडिशन, इन दोनों लॉज को फॉलो करती है, वैसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो करंट है और ये जो प्रेशर है, ये दोनों चीजें और ऐसी जो क्वांटिटीज है जो जिन्हें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो उन क्वांटिटीज को हम स्केलर कहते हैं, उन्हें हम वेक्टर नहीं कहते। तो आई होप अभी आपको वेक्टर की तीन चीजें समझ में आ गई होगी। पहली है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल था। अभी देखिए हमें देखना है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहली बात, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये देखिए। बेसिक लेक्चर है, हम इसमें मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, ना कि लिख के दूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए अपने पास एक वेक्टर है, तो वेक्टर कुछ इस प्रकार का रहता है। वेक्टर को एक रहती है टेल, इसे हम इस पॉइंट को हम टेल कहते हैं और इस एरो को हम हेड कहते हैं, ठीक है। ये रही ये अपने वेक्टर की टेल और ये रही अपने वेक्टर का हेड। जो ये लेंथ है, ये लेंथ वेक्टर की ये जो लेंथ है ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो वेक्टर की आपको ये जो लेंथ दिख रही है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहता है। ये जो हेड है वो हेड वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो टेल है वो वेक्टर का एंड पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर का सिंपल डायरेक्शन है, अगर आपको एक एरो दिखता है, इसमें एक टेल हो और एक हेड हो, तो टेल को कहते हैं एंड पॉइंट, हेड को कहते हैं डायरेक्शन और ये जो इसकी लेंथ होती है इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सिंपल सी कंसेप्ट है। अभी हमें टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए टाइप ऑफ वेक्टर में सिर्फ आपको समझाऊंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं, पर फिर आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो पहले देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या आता है, बस आप समझो, मैं आपको लिख के नहीं दे रहा हूं, ठीक है, आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है। तो पहले देखिए टाइप ऑफ वेक्टर में होता है इक्वल वेक्टर। अब देखिए इक्वल वेक्टर मतलब क्या? टू और मोर वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, सच अ वेक्टर इज सेड टू बी इक्वल वेक्टर। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर दो वेक्टर है या फिर दो से ज्यादा वेक्टर है जिनकी डायरेक्शन भी सेम है और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ऐसे वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है। फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है और इसका मैग्नीट्यूड भी 3 यूनिट है। तो अब क्या करेंगे अपन? तो अब क्या देखेंगे हम देखेंगे कि वेक्टर ए फॉरवर्ड जा रहा है, वेक्टर बी भी फॉरवर्ड जा रहा है। वेक्टर ए का यूनिट कितना है या फिर मैग्नीट्यूड कितना है? 3 यूनिट।
और ये जो वेक्टर भी है इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, 3 यूनिट। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। बट इसमें एक ट्विस्ट है। मान लीजिए वेक्टर ए एक फोर्स का वेक्टर है और वेक्टर बी एक वेलोसिटी का वेक्टर है, तो अब इस केस में दोनों वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम हो गई और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया। बट अभी वेक्टर ए फोर्स का वेक्टर है और वेक्टर बी वेलोसिटी का वेक्टर है, मतलब अभी ये इक्वल वेक्टर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये अलग फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर है और ये अलग फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर है। मतलब ये फोर्स का वेक्टर है और ये वेलोसिटी का वेक्टर है। तो अब हम इसे इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे। इक्वल वेक्टर हम उसे कहते हैं जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज के वेक्टर हो, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। तो आई होप आपको इक्वल वेक्टर समझ में आ चुका होगा। तो अगर ये इक्वल होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर वेक्टर ए अगर फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वेक्टर बी को भी फोर्स को ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर ये फोर्स का है और ये फोर्स का है, इसका मैग्नीट्यूड सेम है और इस दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। आई होप आपको इक्वल वेक्टर की सिंपल सी कंसेप्ट में समझ में आ चुके होगी। ठीक है, इसके बाद देखना है हमें निगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, आपके लिए शॉर्टकट में लिख भी देता हूं, सेम मैग्नीट्यूड ठीक है, सेम डायरेक्शन एंड सेम यूनिट। ठीक है, अब देखिए, अभी देखना है हमें निगेटिव वेक्टर। अब देखिए, निगेटिव वेक्टर की सिंपल कंसेप्ट है। निगेटिव वेक्टर मतलब क्या, टू और मोर वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। मतलब दो या फिर दो से ज्यादा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। मतलब वेक्टर ए फॉरवर्ड जा रहा है, वेक्टर बी रिवर्स जा रहा है। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 4 यूनिट है और इसका मैग्नीट्यूड भी फॉर एग्जांपल 4 यूनिट है। ठीक है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं निगेटिव वेक्टर। शॉर्टकट में हम क्या लिखेंगे, निगेटिव वेक्टर को। कंसेप्ट आपको समझ में आ गई है आई होप। मतलब अभी निगेटिव वेक्टर मतलब क्या, एक वेक्टर आगे जा रहा है, एक वेक्टर पीछे जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम निगेटिव वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सच अ वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अभी आपको नेगेटिव वेक्टर भी समझ में आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है पैरेलल वेक्टर क्या होता है। अब देखिए पैरेलल वेक्टर क्या है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस आपने देखा होगा 9th स्टैंडर्ड में, वो उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है। देखिए दो वेक्टर है मान लीजिए अपने पास, या फिर दो से ज्यादा वेक्टर है, तो दो अगर वेक्टर हो या फिर दो से ज्यादा वेक्टर हो, अगर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, ठीक है, अगर उन दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो तो उन वेक्टर्स को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। या फिर दोनों की डायरेक्शन सेम हो और उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो, तो वैसे वेक्टर्स को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। या फिर उनके बीच में जो एंगल है वो फॉर एग्जांपल 180 डिग्री हो, तो वैसे वेक्टर को हम कहते हैं बच्चों पैरेलल वेक्टर। मान लीजिए अपने पास वेक्टर ए है, ये आगे जा रहा है, वेक्टर बी भी आगे जा रहा है। इस केस में दोनों वेक्टर के एंगल बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी इनका मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या चाहे डिफरेंट हो, हम इक्वल की बात नहीं कर रहे, हम पैरेलल की बात कर रहे हैं। और ये जो वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड अलग है, फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, बट इन दोनों में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। मतलब ये दो वेक्टर कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर। तो आई होप आपको पैरेलल वेक्टर भी समझ में आ चुका होगा। पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम रहती है, सेम डायरेक्शन रहती है, ठीक है, और जो एंगल रहता है वो 0 डिग्री रहता है, तो उन्हें कहते हैं हम पैरेलल वेक्टर। तो आई होप आपको इक्वल वेक्टर भी समझ में आ चुका होगा, नेगेटिव वेक्टर भी समझ में आ चुका होगा और पैरेलल वेक्टर भी समझ में आ चुका होगा। अभी देखिए एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब क्या है।
एंटी पैरेलल की कंसेप्ट क्या होती है? अगर अपने पास दो वेक्टर है, दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम नहीं है, या फिर दो वेक्टर में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं एंटी पैरेलल। मतलब अपने पास फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इन दोनों में एंगल कितना है बच्चों? 180 डिग्री। क्योंकि अगर हम इसे अगर हम रिवर्स करें तो ये जो स्ट्रेट एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 180 डिग्री का। तो पैरेलल वेक्टर मतलब क्या? एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब क्या? दो वेक्टर जिनकी ऑपोजिट डायरेक्शन है फॉर एग्जांपल, और उनमें एंगल जो है वो 180 रहेगा या फिर 0 रहेगा, उन्हें हम कहेंगे बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो आपको इक्वल वेक्टर भी समझ में आ चुका होगा, नेगेटिव वेक्टर भी समझ में आ चुका होगा। पैरेलल और एंटी पैरेलल इजी कंसेप्ट है, तो आप पहले ये चार को नोट डाउन कीजिए, फिर हम 2-3 एक्स्ट्रा और पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अभी 2-3 टाइप और है, उसके बाद हम पैरेलल शिफ्टिंग देखेंगे, उसके बाद एंगल देखेंगे। बेसिक सा लेक्चर है अपना। मैं ये भी इसको इरेज कर देता हूँ ताकि अपने पास थोड़ी बहुत जगह बची रहे। ठीक है, अब देखिए 4 टाइप्स हमने देख लिए। अभी हमें देखना है कॉन्करेंट वेक्टर क्या होते हैं। या पहले हम कोलिनियर दिखेंगे, उसके बाद कॉन्करेंट देखेंगे। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर का मतलब क्या? जो ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये जो है वो सेम लाइन पे है। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर वेक्टर की भी सेम कंसेप्ट है। मान लीजिए अगर अपने पास ये वेक्टर ए है फॉर एग्जाम्पल, और वेक्टर बी भी ये है। ठीक है, अगर हम इन्हें ज्वाइन करें तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ये एक सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या? ऐसे दो या फिर दो से ज्यादा वेक्टर जो सेम लाइन पे लाई करते हैं, वैसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। सिंपल सी कंसेप्ट है, आपको ज्यादा, आई होप आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही होगी। सेम सिंपल कंसेप्ट है बच्चों, आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या? जो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल अपने पास वेक्टर ए है, उसके सामने वेक्टर बी है, उसके सामने वेक्टर सी है। अगर हम इसकी रिस्पेक्टेड पोजीशन देखें, तो अगर इसकी रिस्पेक्टेड पोजीशन जब हम देखें तो वो सब वेक्टर जो है वो एक सेम लाइन तैयार कर रहे हैं। तो इस केस में ये जो 3 वेक्टर है वो कोलिनियर वेक्टर है, क्योंकि ये 3 वेक्टर्स के जो पॉइंट्स आ रहे हैं ज्वाइन करने के बाद वो एक सेम स्ट्रेट लाइन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वैसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो आई होप अभी आपको कोलिनियर का कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब देखिए हमें देखना है कि कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होता है। कॉन्करेंट वेक्टर्स भी बहुत इजी है। कॉन्करेंट मतलब क्या? कॉन्करेंट मतलब क्या? 2 और मोर वेक्टर जो एक सेम पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको डेफिनेशन लिख के दो। ठीक है, 2 और मोर वेक्टर passing through same point। ठीक है, तो अगर दो या फिर दो से ज्यादा वेक्टर है जो एक सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो वैसे वेक्टर्स को हम कहेंगे कॉन्करेंट वेक्टर। फॉर एग्जांपल अपने पास ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया हूं, अगर आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर के ऊपर एक ऐसी लाइन होती है जिसे हम बार कहते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा बार रहता है। ठीक है, तो जिस वेक्टर्स के या फिर जिस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ऐसी लाइन है तो उसे हम वेक्टर कहेंगे। मैं आपको इसके बाद समझा दूंगा। ओके, डोंट वरी। तो देखिए ये जो तीनों वेक्टर है वो एक सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये अपना वेक्टर ए हो गया, या अपना वेक्टर बी हो गया, अपना वेक्टर सी हो गया, तो इन सब में एक कॉमन पॉइंट है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। तो आई होप आपको कॉन्करेंट वेक्टर का भी कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। कोलिनियर का भी समझ में आ गया है और इजी है, और कॉन्करेंट का भी समझ में आ गया है। अभी देखना है आपको यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर। इसे हम 10-15 मिनट इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, तो हम इसे आराम से 10-15 मिनट के बाद
10-15 मिनट हम इसे आराम से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो पहले देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर मतलब क्या है? द वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, द वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब 1, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट है उस वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। मतलब क्या? जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। ये तो बहुत बड़ी कंसेप्ट है। हाँ, जब आप रिस्पेक्टेड अगले लेक्चर में देखेंगे तब आपको उसकी रिस्पेक्टिवली आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है या फिर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, वैसे वेक्टर को हम कहते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब अगर हम किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तब जाकर हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिलता है। इसे हम आराम से डिस्कशन करने वाले हैं। अभी सिर्फ आप इतना ध्यान में रखो कि यूनिट वेक्टर मतलब क्या? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है, वैसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यूनिट वेक्टर भी अभी समझ में आ चुका होगा। और इसका बाद है नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर मतलब क्या? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है, वैसे वेक्टर को हम कहते हैं बच्चों नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड 0 है उसे नल कहा जाता है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 है या फिर यूनिट है उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। जो वेक्टर सेम पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हैं उन्हें हम कॉन्करेंट वेक्टर कहते हैं। जो वेक्टर सेम लाइन पे लाई करते हैं उन्हें हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है और यूनिट भी सेम है, वैसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऐसे वेक्टर को हम निगेटिव वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है बट उनके बीच में जो एंगल है वो 0 है, ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर कहते हैं। जिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो या फिर ना हो बट उनके बीच में का एंगल 180 डिग्री है और उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, वैसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? वैसे वेक्टर्स को हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। आई होप आपको पहले 4 और ये 4 वेक्टर्स के टाइप समझ में आ चुकी होगी। आप चाहो तो इसे थोड़ा बहुत नोट डाउन कर सकते हो। चलिए अब देखिए, अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूँ, वो है पैरेलल शिफ्टिंग। तो पैरेलल शिफ्टिंग इजी है, कोई इसमें डिफिकल्टीज नहीं है, बट आपको कंसेप्ट समझनी पड़ेगी। देखिए पैरेलल शिफ्टिंग क्या है। मान लीजिए अपने पास ये एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है और आपका वेक्टर कहीं इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है, ठीक है। तो देखिए पैरेलल शिफ्टिंग मतलब क्या? हम वेक्टर को उठाकर कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर्स को हम उठाकर कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसे हम पैरेलल शिफ्टिंग कहते हैं। मैं आपको इसको डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं अगर आपको डिटेल में समझाने जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। और मुझे आपको कंफ्यूज नहीं करना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए मान लीजिए अपने पास वेक्टर ए है फॉर एग्जांपल, जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और अगर हमें इसे शिफ्ट करना है तो हम इसे कैसे शिफ्ट करेंगे? हम इसे इजीली उठाएंगे और कहीं पर भी जिसे जहां पर हमें इसे रखना है उसी तरह से हम इसे शिफ्ट करेंगे। मतलब मान लीजिए हमारा वेक्टर ए यहाँ पर है तो हम उसे उठाकर यहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है। वेक्टर ए को उठाकर हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, इसे उठाकर हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, इसे उठाकर हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो ये हो गई पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है। पैरेलल शिफ्टिंग मतलब क्या? कोई भी वेक्टर को विदाउट उसका मैग्नीट्यूड चेंज करे हम उसे उठाकर कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। अब देखिए मैंने इसको वेक्टर को ए को उठाया, यहाँ पे रखा, इसकी इस कंडीशन में इसका मैग्नीट्यूड या फिर इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई क्या? नहीं, इसे मैंने छेड़ा नहीं, फिर इसकी पोजीशन चेंज करी विथ रिस्पेक्ट टू इस डायरेक्शन, ठीक है। और मैंने यहाँ पर भी वेक्टर ए ऐसा ही रखा है क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा था, यहाँ पर भी सेम पोजीशन पे लाई कर रहा है, यहाँ पर भी सेम पोजीशन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर हमें किसी भी वेक्टर को शिफ्ट करना है
तो उसे सिर्फ उठाना है, उसकी डायरेक्शन को चेंज ना किए हुए या फिर उसके मैग्नीट्यूड को चेंज ना किए हुए हम उसे उठाकर कहीं पे भी पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अपने पास ये दो वेक्टर है, ये अपना वेक्टर ए और ये अपना वेक्टर बी, ठीक है। अभी ये जो वेक्टर ए है और ये जो वेक्टर बी है, ये कैसे कनेक्ट है? वेक्टर ए की टेल वेक्टर बी के हेड पे कनेक्ट है। मतलब ये कनेक्शन कैसे हो गए? ये कनेक्शन हो गए हेड टू टेल कनेक्शन, ठीक है। और अगर मुझे ये कनेक्शन टेल टू टेल करने, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसी कंडीशन है कि मुझे इन्हें टेल टू टेल कनेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? ये एक तो मैं ए को उठाकर यहाँ पे रख सकता हूँ क्योंकि ये पैरेलल शिफ्टिंग के बारे में हम बोल रहे हैं, ठीक है। मैं ए को उठा के यहाँ पे पुट कर सकता हूँ या फिर बी को उठा के यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। इसे कहते हैं हम पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है। तो अगर आपको बी को उठा के यहाँ पे रखना है तो आप क्या करोगे? आपको उसको इरेज नहीं करना है, आप सिर्फ उसको स्ट्रेच कर सकते हो। आप इसको स्ट्रेच कर रहे हो जहां तक इसका मैग्नीट्यूड है वहां तक। अभी वेक्टर बी यहाँ पर था, पैरेलल शिफ्टिंग की वजह से वेक्टर बी यहाँ पर हो गया और पहले जहां पे उसका हेड था अभी वहां पे उसकी टेल है और ऑटोमेटिक आपकी जो कनेक्शन है वो टेल टू टेल कनेक्शन हो गए अपने वेक्टर की, ठीक है। वेक्टर के ऊपर बार रहता है, ठीक है, ये वेक्टर नहीं है, ठीक है। अगर बार रहा तभी वो वेक्टर है। तो कुछ इस प्रकार से आपको पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। मान लीजिए अपने पास ये वेक्टर ए है, या अब ए भी बहुत हो गया, अब ये सी है, ठीक है, और ये अपना वेक्टर डी है, ठीक है। अभी वेक्टर सी और डी कैसे है? ये हेड टू टेल कनेक्शन है और अगर हमें चाहिए टेल टू टेल कनेक्शन तो हम क्या करेंगे? हम सी को उठाकर यहां पर भी रख सकते हैं या फिर यहां पर भी रख सकते हैं या फिर डी को उठाकर हम यहां पर भी रख सकते हैं। तो हमारे लिए इसेंशियल क्या है? डी को अगर हम स्ट्रेच करें जहां तक उसका मैग्नीट्यूड है वहां तक, तो ये एरो पहले यहां पे था, अब ये एरो यहां पे हो गया, ठीक है। और ये जो पहले उसका हेड था और ये हो गया उसकी टेल, ठीक है। अब ये इजीली क्या हो गए? ये इजीली हो गए अपने टेल टू टेल कनेक्शन। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे आपको अभी एंगल कैसे फाइंड करना है ये बताना है, ठीक है। तो आई होप आपको पैरेलल शिफ्टिंग समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब देखिए एंगल कैसे फाइंड करते हैं। आपको एंगल के रिस्पेक्ट में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फाइंड द एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इफ यू वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स और इफ वी वांट टू फाइंड the angle between two vectors, then the vector should be joined tail to tail। समझ के देखिए, अगर हमें किसी दो वेक्टर के बीच में का अगर एंगल फाइंड करना है तब वो जो वेक्टर है वो टेल टू टेल कनेक्ट होने चाहिए, तभी हम उनके बीच में जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर वो टेल टू टेल कनेक्ट नहीं है तब हम उन दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसे नहीं फाइंड कर सकते। मान लीजिए अपना ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है, दोनों वेक्टर कैसे कनेक्ट है? टेल टू टेल, और इनके बीच का एंगल फॉर एग्जांपल 80 डिग्री है फॉर एग्जांपल। तो हम सीधी तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 80 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ये टेल टू टेल कनेक्ट है। मान लीजिए अपने पास ये वेक्टर यल है और ये वेक्टर यम है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में का एंगल 30 डिग्री है, राइट। अब देखिए इन दोनों के बीच में का एंगल 30 डिग्री, हम इजीली कह सकते हैं कि इन दो वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कैसे है? ये कनेक्शन टेल टू टेल है और टेल टू टेल कंडीशन में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इजीली बता सकते हैं कि ये 80 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ये टेल टू टेल कनेक्ट है। अब देखिए मान लीजिए अपने पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये जो एंगल है ये फॉर एग्जांपल अपना 70 डिग्री, फॉर एग्जांपल वो 90 दिख रहा है पर मान लीजिए 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए
अब हम इजीली नहीं कह सकते कि ये 70 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये पहले वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड को कनेक्ट है, और ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन टेल टू टेल नहीं है, ये कनेक्शन हेड टू टेल है। इसमें हम एक और लिख सकते हैं, हेड टू हेड अगर हो तब भी हम बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई जरूरत नहीं कि टेल टू टेल हो, हेड टू हेड हो तभी हम कर सकते हैं, डोंट वरी। उसका कंसेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बेसिक समझो आप, ये बेसिक वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए ये वेक्टर ए है, इसका टेल, और वेक्टर बी है, इसका है। तो अब हम इसे नहीं कह सकते कि ये जो है ये 70 डिग्री का है, नहीं, क्योंकि ये हेड टू टेल कनेक्शन है। और एंगल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेल टू टेल कनेक्शन चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। मतलब क्या, इसको उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं या फिर इसको उठा के हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इजीली हम उसको अगर पैरेलल शिफ्ट करें तो हम इजीली किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी इसे हम ये नहीं कर सकते, मतलब इसे हम जो है ऐसा कर सकते हैं या फिर इसे हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने अभी पैरेलल शिफ्टिंग पढ़ी है, जो बी है, बी का एरो इसके मैग्नीट्यूड के आगे स्ट्रेच हो सकता है, राइट। तो बी क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पहले जहां पे उसका हेड था, उसका हेड यहाँ पे आ गया है, और जहां पे उसका पहले हेड था उसकी वहां पे अभी टेल हो चुकी है, और ये टेल टू टेल कनेक्शन है। और टेल टू टेल कनेक्शन मतलब हम ये एंगल नहीं देखेंगे, अभी हम ये एंगल देखेंगे, ठीक है। तो ये 70 डिग्री का है और ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, और आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल रहता है। तो ये जो एंगल रहेगा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी का, अभी इसको इसका विषय अभी क्लोज हो चुका है, क्योंकि इसे हमने स्ट्रेच किया है। ये पहले यहाँ पे था, अभी ये पहले यहाँ पे आ गया है, तो इन दोनों का अभी रिलेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये 70 है, तो ये कितना रहेगा बच्चों, 180 में से 70 डिग्री का कितने बचे, 110। तो अभी वेक्टर ए और वेक्टर बी में कितना एंगल हो जाएगा अपना, 110 डिग्री। आई होप आपको पैरेलल शिफ्टिंग समझ में आ चुकी होगी थोड़ी बहुत। एक और 2-3 एग्जांपल अगर हम कवर करेंगे तो आपकी पैरेलल शिफ्टिंग इजीली कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एंगल है कितना कितना बन गया, अभी ये एंगल बन गया 110 डिग्री फॉर एग्जांपल। अभी देखिए अपने पास दूसरा एग्जांपल करते हैं अपन। मान लीजिए अपने पास ये वेक्टर अभी अपने पास वेक्टर पी क्यू हो गया, एल हो गया, ये भी सी डी है, ये वेक्टर सी है, और ये जो वेक्टर है ये वेक्टर डी है, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल है फॉर एग्जांपल 50 डिग्री, ठीक है। तो आप जानते हो कि यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये हेड है, ये टेल है, तो किसे शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें डी को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हेड यहाँ पे आ रहा है। तो हम अगर इसे यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये इसका हेड यहाँ पे था, अभी वेक्टर डी ये नहीं है, अभी वेक्टर डी ये है, और ये सी और डी में जो एंगल रहेगा अब ये रहेगा। ये तो 50 डिग्री था, अब ये कितना हो जाएगा, 180 में से 50 डिग्री गए, कितने बचे अपने यहाँ पे बचे ये 130 डिग्री। तो वेक्टर सी एंड वेक्टर डी में जो एंगल है वो कितना है, 130 डिग्री। आई होप आपको पहली स्टेप समझ में आ चुकी होगी ये पैरेलल शिफ्टिंग कैसे करते हैं। अगर चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो, कोई बात नहीं। चलिए अभी हम पैरेलल शिफ्टिंग के 2-3 और एग्जांपल कवर करेंगे, जिससे आपकी और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए अपने पास ये क्वाड्रेंट है, ये हो गई अपनी नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गई अपनी साउथ डायरेक्शन, ये हो गई वेस्ट डायरेक्शन, ये हो गई ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। अगर कोई वेक्टर यहाँ पे है तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट, इसे हम कहते हैं साउथ ईस्ट। ये बातें आप जानते हो, ठीक है। मान लीजिए अपने पास वेक्टर है ए, ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और ये दूसरा वेक्टर है बी, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे एंगल बना रहा है 45 डिग्री, या फिर ठीक है कोई बात नहीं, हम इसे यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल बना रहा है 45 डिग्री, ठीक है। और ये अपने पास ये तीसरा वेक्टर है सी, ठीक है। कोई बात नहीं, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको कुछ इसका रिलेशन पूछा गया हो कि बताइए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी में कितना एंगल है, ठीक है। और वेक्टर बी और वेक्टर सी में कितना एंगल है, और सिमिलरली वेक्टर ए और वेक्टर सी में कितना एंगल है। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, आपको इजीली आप करेक्ट कर पाओगे। देखिए
तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो अगर आप इसे अगर गौर से देखो तो आप कहोगे कि 30 प्लस 45 75 डिग्री हो जाएगा, बट नहीं, वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के हेड से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसे पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये यहां पे जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए ये 45, तो ये भी वर्टिकली ऑपोजिट के प्रॉपर्टी से हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो देखिए वेक्टर ए अभी यहाँ पे है और वेक्टर बी अभी यहाँ पे है, और आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में का एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो ये 30 डिग्री है, तो ये एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का। तो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा अपना 60 डिग्री। ठीक है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी में जो एंगल है वो कितना बन रहा है अपना 60 प्लस 45, मतलब 105 डिग्री। आई होप आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो एंगल है वो किस तरह से फाइंड किया, ये डायग्राम पर से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अभी देखिए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी का एंगल हमें फाइंड करना है। तो वेक्टर बी को आपको देखना पड़ेगा कि वेक्टर बी अपना अभी यहाँ पे है, और अभी कौन सा है, वेक्टर सी। तो अभी अपना वेक्टर सी है, दोनों टेल टू टेल है। ठीक है, अब देखिए ये अपना 45 है, तो ये भी कितना रहेगा 45, राइट। ये 60 है, तो ये कितना रहेगा 60, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और अभी ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो अभी ये कितना रहेगा अपना 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा अपना 75 डिग्री। तो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी में जो एंगल आया वो आया अपना 70 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो वेक्टर बी एंड वेक्टर सी में कितना एंगल बन गया है 70 डिग्री। किस तरह से फाइंड किया हमने, कुछ हमने 9th स्टैंडर्ड की कंसेप्ट यूज की है जो कि आपको करनी पड़ेगी, और कुछ हमने पैरेलल शिफ्टिंग की कंसेप्ट पढ़ी है। अब देखिए वेक्टर ए एंड वेक्टर सी में हमें एंगल फाइंड करना है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी सेम लाइन पे ज्वाइन हो रहे हैं और टेल टू टेल है, मतलब क्या, इन दोनों के बीच में का एंगल कितना बचेगा, रहेगा 180 डिग्री, क्योंकि ये कोलिनियर वेक्टर्स है। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर्स जो रहते हैं वो सेम लाइन पे लाया करते हैं, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बचेगा अपना 180 डिग्री। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी में 105 डिग्री है, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी में 70 डिग्री है, और वेक्टर ए एंड वेक्टर सी में कितना है 180 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं आपको एंगल फाइंड करने के लिए। तो आपको एंगल फाइंड करने के लिए सिंपल कंसेप्ट क्या पकड़नी है कि दोनों वेक्टर अगर टेल टू टेल ज्वाइन है तो हम उन्हें इजीली उनके बीच में जो एंगल है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको डायरेक्शन भी समझ में आनी चाहिए। ये नॉर्थ रहती है, ये साउथ रहती है, ये वेस्ट रहती है और ये ईस्ट रहती है। मैं बेसिक क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ये कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है, बट कुछ बच्चे नए रहते हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो मैं उनके बिहाफ से भी थोड़ा बहुत विचार करके पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको लग रहा होगा कि सर बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, मैं बेसिक के लिए आपके लिए भी पढ़ा रहा हूँ, बट जो नौ सीखे बच्चे जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जिनका बेस क्लियर नहीं है, मैं उन बच्चों का भी विचार करके थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये रही अपनी कंसेप्ट। अगर हमें दो वेक्टर या फिर दो से ज्यादा वेक्टर के बीच में एंगल अगर फाइंड करना है तो इस प्रकार से आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। चलिए, हो गया। अब देखिए आज हमारे चैप्टर की सिर्फ शुरुआत है। आज तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, बट थोड़ा बहुत कभी कभी क्या होता है, जो फ्लो है बोलने का वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, तो इसके बाद नहीं रहेगा। कभी कभी क्या रहता है, कुछ टाइम का भी इश्यू रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत फ्लो में थोड़ा बहुत फास्ट बोल देता हूँ। बट एम क्या है, एम एक ही है, आपको सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाने हैं, कंसेप्ट, और कंसेप्ट के बिहाफ पे हमें क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सिंपल स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, वेक्टर्स के टाइप क्या होते हैं, वेक्टर्स के एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमने ये सिर्फ 3-4 चीजें पढ़ी है। ठीक है, वेक्टर्स के जो यूनिट वेक्टर हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके टाइप में। ठीक है, बाकी पैरेलल, एंटी पैरेलल ये तो आपके न्यूमेरिकल के कंसेप्ट में यूज हो जाएगा। ठीक है, बट अभी आपको ये जो यूनिट वेक्टर है ये थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकता है। तो इसके अगले लेक्चर में जब हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देखेंगे, उसके पहले हमें यूनिट वेक्टर देखना है।
और उसके बाद हम सिर्फ एक लॉ कंप्लीट करेंगे जो कि ट्रायंगल लॉ है। ठीक है, अभी हमारा सिर्फ फर्स्ट लेक्चर है मोशन इन अ प्लेन का, हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ा है, बेसिक। ठीक है, अगर आपको कुछ चीजें आज नहीं क्लियर हो गई होगी तो अगले लेक्चर में आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको उसका 1% भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।